नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी क्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी हिंदी की परीक्षा को पास करने के लिए, जिसकी तैयारी के लिए हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ा। उसके बाद हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ लिया और अब हम स्पेशली आधुनिक काल की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की यह बुक। इसके अंतर्गत द्विवेदी काल हम पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा स्वच्छंदतावाद। ठीक है, तो पूर्व के सभी वीडियो क्रमबद्ध रूप से मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं। पहली बार चैनल पे हैं तो बाकी के जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। शुक्ल की बुक जहाँ समाप्त होती है वहाँ से एक तरीके से इस बुक में बहुत ही अच्छा और रोचक तरीके से लिखा हुआ है। उसके आगे का ज्ञान आपको इस बुक में मिलेगा, तो इस बुक को आप लोगों को अवश्य पढ़ना है। ठीक है, खरीदने की बात है तो शुक्ल को खरीद लीजिए। आगे पढ़ते हैं और बात वीडियो के मध्य में करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को 2024 रामनवमी प्लस दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताओं में है क्या क्या है? वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण और बैलेड या कथा गीत का प्रयोग और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्वीकृति। 4-5 चीजें हैं स्वच्छंदतावाद। अब आपको देखना क्या है, कई बार पूछा जाता है कौन सा कवि स्वच्छंदतावादी है, कौन सा छायावादी है। छायावाद के तो आप याद कर लोगे जिसके रचनाओं में ये सब देखने को मिले। पुनः देखते हैं, वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, बैलेड या कथा गीत और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्वीकृति। अब भारतेंदु तक क्या था कि काव्य भाषा में ब्रज चल रही थी, है ना। गद्य में तो खड़ी बोली आ गई थी भारतेंदु काल में, लेकिन काव्य भाषा में अभी भी क्या चल रहा था? ब्रज चल रही थी। यहां पर खड़ी बोली स्वीकृत हो गई कविता के रूप में। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वच्छंदतावादी काव्य धारा ने जीवन से लगाव की एक भूमिका तैयार की जो आगे चलकर छायावाद में और गहरी हो जाती है। अंग्रेजी के पूर्व स्वच्छंदतावादी काव्य से कुछ संपर्क बिंदु भी यहाँ दृष्टव्य है। श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ के कई प्रबंध काव्यों का अनुवाद किया और कुछ स्फुट काव्य रचना की। इन स्फुट कविताओं में एक बड़ी प्रसिद्ध हुई जगत सच्चाई सार, और उसकी एक पंक्ति विशेष रूप से कौन सी? जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पुनर्जागरण का मूल मंत्र जैसे यहाँ अनायास एक पंक्ति में ध्वनित हो रहा हो। एक और खड़ी बोली का खड़ापन है तो दूसरी ओर संदेश की निर्भ्रांतता। तो ये देखिए श्रीधर पाठक है ना, प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि हैं। अब इन्होंने इनके बारे में शुक्ल की बुक में हमने पढ़ लिया है ना, तो कौन कौन सी रचनाओं का अनुवाद किया, क्या किया, तो ये सब शुक्ल की बुक में भी हमने पढ़ लिया है। लेकिन स्पेशल क्या है, ये वाली पंक्ति नहीं पढ़ी थी। कौन सी? कि इनकी रचना है जगत सच्चाई सार। और कौन सी? जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। श्रीधर पाठक की प्रकृति काव्य में यदि जीवन से लगाव की ओर संकेत है तो वहीं ऐहिकता का भाव भी फूटता दिखाई पड़ता है। प्रकृति से लगाव तो है, लेकिन ऐहिकता यानी संसारिकता यानी शारीरिक ये भाव भी फूटता दिखाई देता है। ये दोनों प्रवृत्तियां अपने आप में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रकृति को यहाँ रीतिकाल जैसा उद्दीपन की भूमिका से मुक्त किया गया है। उत्तर रीतिकाल में नारी को महज भोग्य उपकरण मान लिया गया था। कम से कम उस युग के घटिया काव्य की ध्वनि यही थी। छायावाद ने नारी को इस निष्क्रिय शिथिल रूप में चित्रित करने का विरोध किया। कुछ वैसे ही स्वच्छंदतावाद ने अग्रणी स्थिति में प्रकृति को निष्क्रिय सजावट के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उसे अपने में जीवन का एक सजीव पक्ष मानकर चित्रित किया। इस रूप में श्रीधर पाठक और सुमित्रा नंदन पंत के बीच वरिष्ठ और कनिष्ठ कवि जैसा सहयोग केवल एक नगर इलाहाबाद के निवास के कारण नहीं था, वरन यह स्वच्छंदतावाद का क्रमशः छायावाद के रूप में समृद्धतर विकास था। श्रीधर पाठक पहले आएंगे सुमित्रा नंदन पंत स्वच्छंदतावाद में। इन्होंने फिर नारी को और प्रकृति को जिस रूप में चित्रित करना शुरू किया, उसको अंतिम रूप किसने दिया? सुमित्रा नंदन पंत ने। क्योंकि प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जानते हैं ना, बाकी तो देखिए प्रसाद ने
प्रसाद से ज़्यादा और प्रेमचंद से ज़्यादा किसी के काव्य में आपको नारी की श्रेष्ठता नहीं मिलेगी। प्रसाद और प्रेमचंद इस अर्थ में भी मेरे बहुत जो है पूजनीय मैं कहूँगी कि जब भी नारी को केवल एक भोग की वस्तु से ऊपर उठाकर जब समझना हो तो प्रसाद और इनके प्रेमचंद्र के आप पात्रों को देखिए, इन महिला पात्रों को, क्या गजब के महिला पात्र हैं ना। उनका चरित्र का इन्होंने बहुत अच्छे चित्रण किया है। कम से कम समझ में आता है कि नारियों का जीवन भी इस संसार में योग्य है, मतलब उपयोग की वस्तु है, अन्यथा तो केवल एक सजावट की और उपभोग की वस्तु बना के छोड़ दिया गया था। लेकिन स्वच्छंदतावादी कवियों ने नारी को अलग रूप में चित्रित करना शुरू किया। अब देखते हैं, श्रीधर पाठक उन विरले रचनाकारों में है जिनकी प्रशंसा में हिंदी साहित्य के सबसे बड़े संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा सबसे बड़े आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने कविताएं लिखी थी। किसके बारे में लिखी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, पता नहीं क्यों नहीं पूछा गया। ऐसा कौन सा राइटर है जिसके बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल दोनों ने कविता लिखी? तो वो है श्रीधर पाठक। यानी अपने युग की रचनाशीलता को संपादक और आलोचक ने सही समझा, जिसने इन प्रमुख गद्यकारों में कवित्व संक्रमित किया। तब के उदयमान कवि ने तो अपनी रचना प्रज्ञा से ही नई सृजनशीलता को पहचान लिया था। कैसे? प्रथम रश्मिका आन रंगिणी तूने कैसे पहचाना। देखिए ना आप, उदयमान कवि ने तो रचना प्रज्ञा से ही नई सृजनशीलता को पहचान लिया। अब यहाँ पर रंगणी तूने कैसे पहचाना, इसका मतलब केवल ये नहीं है कि सूर्य की किरण का आना, हे पक्षिणी तूने कैसे पहचान, नहीं, ये जो नई चेतना जागृत हो रही है संसार में, ये कैसे पहचान लिया चिड़िया। यह एक निरा संयोग हो सकता है और ऐतिहासिक नियति भी कि युवा पंथ की श्रीधर पाठक से भेंट का और इस प्रथम रश्मि की रचना का वर्ष एक ही है। कौन सा? 1919। सुमित्रानंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल ने श्रीधर पाठक को कैसे उद्दग्न रूप में देखा, यह व्रत द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से प्रकट होता है। प्रथम रंगनी रश्मि का आना, ये प्रथम रश्मि कविता है सुमित्रानंदन पंत की, जो तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। छोटी सी और बहुत अच्छी कविता, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावादी धारा में मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे तथा रूप नारायण पांडे काव्य रचना कर रहे थे। इनमें से मुकुटधर पांडे ने समकालीन कविता पर आलोचनात्मक दृष्टि से भी लिखा था। छायावाद विषयक उनकी लेखमाला 1920 अपने क्षेत्र का एकदम आरंभिक समीक्षा है। समीक्षा कौन सी है? छायावाद संबंधी इनकी जो लेखमाला है ना, मुकुटधर पांडे की। स्वच्छंदतावादी वृत्तियों की उल्लेखनीय निष्पत्ति फिर रामनरेश त्रिपाठी के काव्य में मिलती है। प्रमुख रूप से आलोचक रामचंद्र शुक्ल की स्फुट कविताएं भी स्वच्छंदतावादी भावधारा से प्रेरित हैं। अब इन बुक्स को पढ़ने का क्या फायदा होता है? अब देखिए, एक प्रश्न आया था नेट में, पहले पुराने पेपर में देखने को मिलेगा, मैं करवाऊंगी तो आपको बता दूंगी, ये वाला प्रश्न है। तो उसमें था कि इनमें से कवि कौन नहीं है, तो अधिकतर विद्यार्थियों ने रामचंद्र शुक्ल पे लगा दिया कि रामचंद्र शुक्ल कवि नहीं है। अरे भैया देखिए, ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं इसमें लाइन देखिए, रामचंद्र शुक्ल की स्फुट कविताएं भी स्वच्छंदतावादी भावधारा से प्रेरित हैं। तो कवि तो ये हैं, लेकिन हम इनको इतिहासकार के रूप में, समीक्षक के रूप में ज़्यादा जानते हैं। अब इन बुक्स को क्या है कि अब प्रश्न गलत नहीं होंगे क्योंकि हम समझते हुए पढ़ रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों की टीजीटी पीजीटी परीक्षा की जैसे ही डेट आई, मेरा जो हिंदी बुकशाला चैनल है अपना, उसमें किताबें चल रही थी, राग दरबारी रश्मि रथी, उसको बीच में रोक के मैंने आपके लिए वहाँ पर पुराने पेपर की सीरीज चलाई है। हिंदी टीजीटी के पुराने पेपर, हिंदी पीजीटी के, एलटी ग्रेड, जीआईसी सब के पुराने पेपर वहाँ मैं आपको करवा रही हूँ। लेकिन आप लोग वो वीडियो देख ही नहीं रहे, तो कृपया करके ऐसा ना करें। बीच में अपनी किताबों को रोककर, उपन्यास, कहानी, निबंध को रोककर आपके लिए तैयारी करवा रही हूँ, तो वो पुराने पेपर जरूर चेक करें। इस पर आपकी आधुनिक काल की तैयारी के लिए ये बुक चल रही है। अगर ये समाप्ति की ओर रही, समय रहा तो बच्चन सिंह को भी पढ़ लेंगे। इसके अलावा डेली आपके लिए व्याकरण और जो संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं वो, इसके अलावा आधुनिक काल में उपन्यास गद्य विधा के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करवा रही हूँ, वो भी करिए। किसी दिन यदि वीडियो नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में इतना सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं कि आप प्लेलिस्ट से पुराने वीडियो देख सकते हैं।
कम से कम प्रैक्टिस सेट्स तो हमने बहुत ज़्यादा किए हैं। अब दूसरे कवि, एक तो श्रीधर पाठक को पढ़ लिया, अब दूसरे कवि आज रामनरेश त्रिपाठी जी को भी हम पढ़ लेंगे। रामनरेश त्रिपाठी में जहाँ स्वच्छंदतावाद का सहज उल्लास है, वहाँ भाषा का अनुशासन भी पूरा है। ये देखिए पूछी हुई पंक्तियाँ, भी मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं इसको लिख लीजिए, पूछी हुई पंक्तियाँ। ये श्रीधर पाठक तथा उनके अन्य, ये पूछा था कि इस कौन से कवि में के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि स्वच्छंदतावाद का सहज उल्लास है और भाषा का अनुशासन। श्रीधर पाठक तथा उनके अन्य सहयोगी कवियों में खड़ी बोली का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से दोष रहित न था। ब्रज भाषा का प्रभाव भी चला आता था। रामनरेश त्रिपाठी की भाषा पूरी तरह से व्यवस्थित खड़ी बोली हिंदी है, पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसी इतिवृत्तात्मकता नहीं। दोनों धाराओं के गुण उनके यहाँ एक साथ मिल जाते हैं। कैसे? व्यवस्थित खड़ी बोली तो है, पर इतिवृत्तात्मकता उसमें नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी कुल मिला के दुरूहता नहीं है, रोचक काव्य है इनका। मिलन, पथिक तथा स्वप्न शीर्षक कवि के 3 खंड काव्य छायावाद पूर्व कविता की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। ये छायावाद पूर्व के हैं, आप कंफ्यूज होते रहते हैं ना कौन सा कवि कब का है। मिलन, पथिक, स्वप्न है ना, ये सब खंड काव्य है छायावाद पूर्व के। इन अब आवाज़ आ रही होगी, कुछ नहीं कर सकते, बच्चे हैं, मेला लग रहा है गांव में तो खरीद के लाएं तो बजाएंगे, पड़ोस में बजा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इन खंड काव्यों में कथानक की अपेक्षा सूक्ष्मता तत्कालीन प्रबंध काव्य के गठन में नए विकास की सूचक है। कथानक की एक सूक्ष्मता छायावादी प्रबंध कामायनी जैसी तो नहीं, जहां मानव जीवन की अनेक जटिल परिस्थितियों को संश्लिष्ट रूप में अंकित किया गया है। इन खंड काव्यों में चरित्रों के वैशिष्ट्य का अभाव कुछ कुछ लोक साहित्य की भावभूमि के निकट है। इस तरह सूक्ष्म कथा और हल्के रंगों वाले चरित्रों के संयोग में ये रचनाएं एक गोचारणी सादगी लिए हैं जो उस जन जागरण के आरंभिक युग के अनुकूल थीं। लोक साहित्य के कुछ अभिप्रायों का कवि ने प्रयोग किया है। बहते हुए शव का नदी में से योगी द्वारा निकाला जाना, प्रेमी का पथिक वेश धारण करना, अंत में योगी की कुटी पर अब तक मृत समझे जाने वाली प्रिया से भेंट, इन लोक अभिप्रायों से नव विकसित राष्ट्रीयता के भाव को संपृक्त करके कवि ने उसे अधिक व्यापक और ग्राह्य बनाना चाहा है। तो ये पथिक की विषय वस्तु है, ये जो आप देख रहे हैं ना, कहानी जो दी गई ये पथिक की है। रामनरेश त्रिपाठी का कृतित्व अपने समय के संदर्भ में बहुमुखी है। वे मूलतः कवि हैं। ग्राम गीतों के संकलन का आरंभिक कार्य उन्होंने किया। कविता कौमुदी नाम से कई जिल्दों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला आदि काव्य धाराओं का आलोचनात्मक सामग्री के साथ संपादन किया। ग्राम में ये जो शुक्ल जी लिखते हैं इनके विषय में कि जब गाने गपते थे ना गाँव में, तो ये घर के पीछे रात में छुप छुप कर उन गानों को सुनते और लिखते थे। गद्य के क्षेत्र में तुलसीदास और उनकी कविता पर विशद आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। महामना मदन मोहन मालवीय की संस्मरणात्मक जीवनी भी इन्होंने लिखी है और बाल साहित्य के क्षेत्र में भी इन्होंने विशेष कार्य किया है। तो ये भी पूछा हुआ था ना कि इन कवियों में से बाल साहित्य किसने लिखा है, तो ये रामनरेश त्रिपाठी हैं। जो व्यक्ति इतना बाल सुलभ चेष्टा कर सकता है कि किसी के घर में गीत गब रहे हैं और उसके घर की दीवार से बैठ के वो पूरी रात गीत सुन सकता है, तो उसमें बाल चेष्टा तो है ही ना। तो फिर इन्होंने उस पर भी लिखा है। तो आगे पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय और अन्य कवियों के बीच। इसको थोड़ा छोटा ही रखेंगे क्लास को, क्योंकि देखिए मुझे भी थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। कन्या पूजन करने के बाद और पूरा मतलब किचन वगैरह का काम करने के बाद थकान बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं चाह नहीं रही हूँ कि आपका एक भी वीडियो डिस्टर्ब हो, इसलिए अपलोड कर दिया है। 2 कवि आपने पढ़ लिए, 2 में से 2 प्रश्न भी बन जाएं, 1 प्रश्न भी बन जाए तो ये मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। तो मिलती हूँ पुनः आपसे हिंदी व्याकरण या आधुनिक काल में उपन्यास वाले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी बुकशाला चैनल को भी ज़रूर देख लो भाई, उसको भी प्यार दो। आपके प्यार और सहयोग की बड़ी अभिलाषा है, बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद।